कैरिबियन अपने फिरोजा जल और हजारों द्वीपों के साथ इतिहास के सबसे आकर्षक और हिंसक काल में से एक का स्थल था। समुद्री डकैती। मिथकों से परे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की कहानी भू राजनीति, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और भाग्य की खोज की एक जटिल गाथा है, जो समुद्र को संचालन के एक ऐसे क्षेत्र में बदल देती है जहां कानून का निर्धारण सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किया जाता है। डेले की तरह सदस्यता लें और साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में समुद्री डकैती की उत्पत्ति मूलतः नई दुनिया की खोज और इसकी खदानों और बागानों से यूरोप में आने वाली अपार संपत्ति से जुड़ी हुई है। स्पेन अपने इंडीज बेड़े के माध्यम से मुख्य लक्ष्य बन गया। न्यू स्पेन, मैक्सिको और पेरू के वाइसरायल्टी से बहुमूल्य धातुओं, मुख्य रूप से सोने और चांदी के परिवहन के लिए यह विशाल नेटवर्क प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड के लिए एक अनूठा प्रलोभन था, जो स्पेनिश शक्ति को कम करने और अमेरिकी धन का हिस्सा प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। अपने माल की सुरक्षा के लिए स्पेनिश क्राउन ने एक कठोर प्रणाली स्थापित की। स्पेनिश क्राउन इंडीज फ्लीट या सिल्वर फ्लीट। प्रतिवर्ष 2 बड़े काफिले सेविले, बाद में कैडिज से कैरिबियन की ओर रवाना होते थे। न्यू स्पेन फ्लीट वेराक्रूज गया और टिएरा फिर्मे के गैलियन कार्टाजेना डी इंडियाज ऑन पोर्टोबेलो गए, जहां बड़े व्यापार मेले आयोजित किए गए थे। बेड़े ने पुनः आपूर्ति की और अपने खजाने को हवाना जैसे प्रमुख स्थानों पर लाद दिया, इससे पहले कि वे स्पेन की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते। यह प्रणाली यद्यपि बहुत बड़ी थी, धीमी और पूर्वानुमानित थी, जिससे भौगोलिक बाधाएं पैदा होती थीं, जिनका भविष्य के समुद्री डाकू बड़ी कुशलता से फायदा उठा सकते थे। स्पेन और नीदरलैंड के बीच 80 साल का युद्ध 1568 से 1648 तक और 16वीं शताब्दी के निरंतर एंग्लो स्पेनिश युद्धों ने आवश्यक राजनीतिक आधार प्रदान किया। प्रारंभ में खतरा स्वतंत्र समुद्री डाकुओं से नहीं, बल्कि निजी नाविकों से था, जो अपनी सरकारों द्वारा तथाकथित मार्के या मार्के के माध्यम से अधिकृत नाविक होते थे। ये लोग संक्षेप में वैध समुद्री डाकू थे। उनका मिशन दुश्मन देशों के जहाजों और बस्तियों पर हमला करना और लूटपाट करना था, तथा लूट की रकम को प्रायोजित करने वाले राज के साथ साझा करने का वादा करना था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की सेवा में फ्रांसिस ड्रेक ने इस चरण को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया है। ड्रेक, जिसे स्पेनवासी ड्रैगन के नाम से जानते थे, ने न केवल नोम्ब्रे डी डियोज और कार्टाजेना डी इंडियाज जैसे रणनीतिक बंदरगाहों को लूटा, बल्कि वर्ष 1577 से वर्ष 1580 तक पूरी दुनिया की यात्रा भी की, तथा अपार खजाने के साथ वापस लौटे तथा निजी उद्यम के दायरे और साहस का प्रदर्शन किया। उनकी सफलता ने एक खतरनाक मिसाल कायम की। स्पेन के आपूर्ति मार्गों पर हमला करना न केवल धन कमाने का एक स्रोत था, बल्कि उस समय की विश्व की अग्रणी शक्ति को कमजोर करने के लिए एक व्यवहार्य सैन्य और आर्थिक रणनीति भी थी। इस युग के अन्य उल्लेखनीय निजी जहाजों में जीन फ्लेरी, फ्रांसीसी मोक्टेजुमा के खजाने पर कब्जा करने के लिए प्रसिद्ध, और पीट हेन, डच, जिसने वर्ष 1628 में पूरे सिल्वर फ्लीट पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की, शामिल हैं। निजीकरण ने कम तीव्रता वाले युद्ध के रूप में कार्य किया, जिससे उत्तरी यूरोपीय शक्तियों को कैरिबियन में औपनिवेशिक उपस्थिति स्थापित करने में मदद मिली। समय के साथ जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ता गया और लेसर एंटिलीज और अन्य द्वीपों जैसे सेंट किट्स, बारबाडोस और टोर्टुगा में यूरोपीय उपनिवेश स्थापित हुए, जिन्हें स्पेन ने बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया था, समुद्री डकैती का परिदृश्य बदल गया। कैरिबियन में अपने एजेंटों पर पूर्ण नियंत्रण रखने में यूरोपीय शक्तियों की विफलता के कारण अधिक स्वायत्त और कुख्यात हिंसक समूहों का उदय हुआ। बुकेनेयर्स और फिलिबस्टर्स। शब्द बक्केनीर स्वदेशी शब्द से आया है बूकन, मांस को धूम्रपान करने की एक विधि। मूलतः 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुकेनीर्स हिस्पानियोला द्वीप, आज हैती और डोमिनिकन गणराज्य, पर जंगली सुअरों और मवेशियों के यूरोपीय शिकारी, मुख्यतः फ्रांसीसी, लेकिन अंग्रेज और डच भी थे। वे गुजरते जहाजों को स्मोक्ड मांस और चमड़ा बेचते थे। वे औपनिवेशिक समाज के हाशिए पर कठिन जीवन जीते थे, अक्सर जंगली कुत्तों की संगति में और बंदूक चलाने में माहिर थे।
जब स्पेनियों ने जंगली मवेशियों को खत्म करने और उन्हें हिस्पानियोला से बाहर निकालने की कोशिश की, उनके जीविका के स्रोत को खत्म करने और उन्हें आक्रमणकारियों की मदद करने से रोकने के प्रयास में तो समुद्री डाकुओं ने हिस्पानियोला के उत्तर में ला टोर्टुगा के छोटे चट्टानी द्वीप पर शरण ली। टोर्टुगा स्पेनिश शिपिंग मार्गों के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक शरणस्थली के कारण शीघ्र ही एक समुद्री डाकू गणराज्य में तब्दील हो गया। वास्तव में 1630 के दशक के बाद से यह कैरेबियाई समुद्री डकैती का केंद्र बन गया। यहाँ जीवन अल्प विकसित किंतु सख्त नियमों द्वारा संचालित था। समुद्री डाकू जीवन का सबसे आकर्षक पहलू था शिकार दल या साझा शिकार। नियमों का एक सेट जो लूट के वितरण का विवरण देता था, जहां 1% जहाज की मरम्मत प्रावधानों और के लिए आवंटित किया जाता था तट के भाइयों, शेष राशि को चालक दल के बीच बांट दिया गया। कप्तान और अधिकारियों को थोड़ा अधिक राशन दिया गया तथा घायलों के लिए विशेष भत्ते भी दिए गए। एक प्रकार का आदिम सामाजिक बीमा था। उदाहरण के लिए, एक आंख या एक उंगली के नुकसान के परिणाम स्वरूप 8 टुकड़ों में एक निश्चित भुगतान होता था और एक पैर या एक हाथ के नुकसान के परिणाम स्वरूप अधिक पर्याप्त सेवानिवृत्ति की गारंटी होती थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि बहादुरी से लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति बेसहारा नहीं रहेगा। साथियों के बीच चोरी, भगोड़ापन और युद्ध में कायरता के विरुद्ध नियम सख्त थे। सापेक्ष अराजकता और अवसर के इस माहौल ने असंतुष्ट नाविकों, भगोड़ों दासों और सभी राष्ट्रीयताओं, मुख्य रूप से अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डच के साहसी लोगों को आकर्षित किया। ये लोग, जो अब समुद्री डकैती में लगे हुए थे, अपने आप को फिलिबस्टर्स कहते थे, जिसका मूल अर्थ था जहाज चोर या स्वतंत्र नाविक। टोर्टुगा और बाद में जमैका में पोर्ट रॉयल ऐसे अड्डे बन गए जहां से न केवल जहाजों के विरुद्ध बल्कि स्पेनिश औपनिवेशिक शहरों के विरुद्ध भी हमले किए गए। समुद्री डकैती का स्वर्ण युग लगभग 1650 से 1730 तक वह काल है जिसने लोकप्रिय कल्पना पर कब्जा कर लिया है। यह प्रारंभिक चरण समुद्री डाकू युग 1650 से 1680 तक औपनिवेशिक गवर्नरों द्वारा समुद्री डकैती के प्रति आधिकारिक सहिष्णुता की विशेषता थी। इस समय के दौरान औपनिवेशिक गवर्नरों द्वारा समुद्री डकैती को अक्सर सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता था। विशेष रूप से जमैका 1655 में इंग्लैंड द्वारा लिया गया और टोर्टुगा में स्पेन के खिलाफ छद्म युद्ध के एक सस्ते और प्रभावी रूप के रूप में। हेनरी मॉर्गन, जो शायद इस युग के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इस युग की नैतिक अस्पष्टता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने एक समुद्री डाकू के रूप में शुरुआत की और इतिहास में सबसे सफल निजी डाकू बन गए। उनके हमले हमेशा एक लेटर ऑफ मार्क के साथ केवल साधारण जहाजों तक ही सीमित नहीं थे, केवल साधारण, बल्कि इसमें पोर्टोबेलो पर दुस्साहसिक हमला वर्ष 1668 में शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप भारी लूट हुई। माराकाइबो और जिब्राल्टर का क्रूर विनाश वर्ष 1669 में और पनामा की लूट वर्ष 1671 में उनका सबसे कुख्यात कार्य, जहां उन्होंने प्रशांत महासागर पर स्पेनिश प्रशासनिक और खजाना केंद्र समृद्ध पनामा शहर पनामा विएजो को नष्ट करने के लिए इस थमस के पार हजारों लोगों की एक सेना का नेतृत्व किया। उनके कार्यों का पैमाना और क्रूरता अभूतपूर्व थी। हालांकि मॉर्गन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोही नहीं थे, वह एक हिंसक व्यवसायी थे जिन्होंने खुद को औपनिवेशिक सत्ता संरचना में सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया था। उन्हें पनामा की लूट, जो मैड्रिड की संधि पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी, के लिए जवाब देने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था, लेकिन दंडित करने के बजाय उन्हें राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई और बाद में उन्होंने जमैका के उप गवर्नर के रूप में कार्य किया। इस वृद्धि ने यह प्रदर्शित किया कि समुद्री डाकू और शाही अधिकारी के बीच की रेखा अविश्वसनीय रूप से पतली थी, और जब तक समुद्री डकैती से राजशाही के हितों की पूर्ति होती थी, तब तक यह शक्ति और धन प्राप्ति का एक वैध मार्ग था। ला टोर्टुगा के साथ जमैका का पोर्ट रॉयल शहर अंग्रेजी नियंत्रण के तहत समुद्री डकैती संचालन का मुख्य केंद्र बन गया। इसे पृथ्वी पर सबसे दुष्ट शहर के रूप में जाना जाता था, जो बेलगाम अतिरेक का स्थान था। लेकिन 7 जून 1692 को एक विनाशकारी भूकंप
और उसके बाद आई सुनामी ने इसे सचमुच समुद्र में डुबो दिया। एक ऐसी घटना जिसे कई लोगों ने दैवीय दंड के रूप में देखा। जैसे जैसे यूरोपीय शक्तियों की शक्ति बढ़ी और वे कैरिबियन में अधिक स्थिर होते गए तथा उनके उपनिवेश अधिक लाभदायक होते गए, सैन्य हथियार के रूप में समुद्री डाकुओं की आवश्यकता कम होती गई। जिन सरकारों ने समुद्री डाकुओं को मार्ग पत्र जारी किए थे, वे ही सरकारें समुद्री डाकुओं को अपने व्यापार और स्थिरता के लिए खतरा मानने लगीं। 1670 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच मैड्रिड की संधि पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें स्पेन ने कैरिबियन में अंग्रेजी कब्जे को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी, जिसके बदले में इंग्लैंड ने बुकेनियर्स को सभी प्रकार का समर्थन बंद कर दिया। इसके बाद अन्य समझौतों ने आधिकारिक सहिष्णुता के अंत को पुख्ता कर दिया। निजी जहाजों को उनके राज मुकुटों के कानूनी समर्थन के बिना छोड़ दिया गया। समुद्री डकैती के विरुद्ध अंग्रेजी कानून बहुत सख्त हो गया तथा जो लोग इसे छोड़ देते थे उन्हें क्षमादान दिया जाता था तथा जो लोग इसे जारी रखते थे उन्हें फांसी की सजा दी जाती थी। मॉर्गन की तरह कई समुद्री डाकू सेवानिवृत्त हो गए या बागान मालिक और औपनिवेशिक अधिकारी बन गए। हालांकि आजाद और आकर्षक जिंदगी के आदी बड़ी संख्या में समुद्री लुटेरों ने समुद्र छोड़ने से इनकार कर दिया। कैरिबियन में गश्त बढ़ने के साथ कई समुद्री लुटेरों ने नए और ज्यादा अमीर रास्तों की ओर रुख किया। 1690 के दशक और 1700 के दशक के आरंभ में समुद्री डाकू दौर के रूप में जानी जाने वाली एक घटना देखी गई, जिसमें हेनरी एवरी और विलियम किड जैसे कप्तानों ने मुगल साम्राज्य के जहाजों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी बेड़ों पर हमला करने के लिए हिंद महासागर में प्रवेश किया। भारत से मसालों, रेशम, चीनी मिट्टी और महत्वपूर्ण रूप से सोने से लदे जहाज एंटीलिज की तुलना में बहुत अधिक संकेंद्रित खजाना प्रदान करते थे। यद्यपि यह चरण कैरिबियन के बाहर था, लेकिन इसने समुद्री डकैती की बड़े पैमाने पर वापसी की नींव रखी। 1701 में कैप्टन किड पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी दे दी गई, जबकि उसने दावा किया था कि वह कानूनी रूप से एक निजी व्यक्ति था तथा यह एक सार्वजनिक चेतावनी थी। क्राउन अब समुद्री डकैती को बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही इसे राजनीतिक प्रेरणाओं द्वारा उचित ठहराया गया हो। स्वर्ण युग का दूसरा और सबसे तीव्र चरण, जो 1715 के दशक पर केंद्रित था, एक भू राजनीतिक घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था। स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध 1701 से 1714 तक। जब यूट्रेक्ट की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ तो हजारों नाविकों, सैनिकों और निजी सैनिकों को, जिन्हें ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच नौसेनाओं द्वारा कानूनी रूप से नियोजित किया गया था, पेंशन या भविष्य की कोई संभावना दिए बिना बर्खास्त कर दिया गया। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण अत्यधिक कुशल नाविकों का एक विशाल भंडार तैयार हो गया, जो युद्ध में अनुभवी थे और सैन्य अनुशासन के आदी थे, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बेरोजगारी के साथ ही फ्लोरिडा के तट के पास 1715 में स्पेनिश ट्रेजर फ्लीट के जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्पन्न अवसर भी जुड़े थे। समुद्र तल पर बिखरे सोने और चांदी, जिसे स्पेन ने पुनः प्राप्त करने का असफल प्रयास किया, ने शिकारियों की एक नई पीढ़ी को आकर्षित किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहामास में नासाउ समुद्री डकैती का नया केंद्र बन गया। यह खराब तरीके से सुरक्षित, भौगोलिक रूप से जटिल ब्रिटिश कॉलोनी, जो रणनीतिक रूप से स्पेनिश मार्गों के निकट स्थित थी और 1715 के जहाज दुर्घटना स्थल पर स्थित थी, पर समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया था। बेंजामिन हॉर्निगोल्ड, चार्ल्स वेन, कैलिको जैक रैकहम और सबसे बढ़कर ब्लैकबियर्ड जैसे कप्तानों के नेतृत्व में नासाउ एक समुद्री डाकुओं के गणराज्य में तब्दील हो गया। एक ऐसा समुदाय जो वास्तव में जहां छापे की योजना बनाई जाती थी, जहाजों को पुनः आपूर्ति की जाती थी और लूट का माल बांटा जाता था, लगभग पूरी तरह से दंड मुक्ति के साथ काम किया जाता था। यह स्वतंत्रता का गढ़ था, यद्यपि यह अपराध पर आधारित था तथा साम्राज्यों की सत्ता के लिए एक खुली चुनौती थी। एडवर्ड टीच या ब्लैकबियर्ड खूंखार समुद्री डाकू का आदर्श उदाहरण है। वह न केवल एक कुशल नाविक और रणनीतिज्ञ थे, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के भी उस्ताद थे। ऐसा कहा जाता है कि वह जहाज पर चढ़ने से पहले अपने दाढ़ी और बालों में जलते हुए तोप के फ्यूज बांध लेता था, जिससे वह स्वयं को धुएं और आतंक के बादल में ढक लेता था।
जिससे वह एक राक्षसी व्यक्ति या स्वयं शैतान जैसा दिखता था। उसका जहाज रानी एन का बदला इसने कैरोलिनास और वर्जीनिया के तटों पर आतंक फैलाया। ब्लैकबियर्ड की रणनीति लंबी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी छवि से प्रेरित भय के माध्यम से दुश्मन का तत्काल आत्मसमर्पण था। वर्ष 1718 में चार्ल्सटन बंदरगाह की उनकी नाकाबंदी साहस का एक अभूतपूर्व कार्य था, जिसने समुद्री डाकू गणराज्य द्वारा एकत्रित की गई शक्ति को प्रदर्शित किया। शाही नौसेनाओं की कठोरता के विपरीत इस युग के समुद्री डाकू जहाजों का संचालन लेखों या आचार संहिताओं द्वारा होता था, जो क्रूर होते हुए भी एक निश्चित स्तर के लोकतंत्र और आंतरिक अनुशासन की गारंटी देते थे। कप्तान का चुनाव चालक दल द्वारा किया जाता था, और यदि वह कायर या अत्याचारी साबित होता था तो उसे पद से हटाया जा सकता था, तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते थे। लूट के माल के वितरण के लिए विस्तृत नियम स्थापित किए गए थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आम नाविक को काफी हिस्सा मिले। अक्सर कप्तान को मिलने वाले हिस्से का 10वां हिस्सा, लेकिन 1 महीने का वेतन रॉयल नेवी में वर्षों के वेतन से अधिक हो सकता था। ठीक वैसे ही जैसे शिकार दल समुद्री लुटेरों की दुनिया में अंगों के नुकसान या चोटों के लिए निश्चित भुगतान की व्यवस्था थी, जो शाही नौसेना की लापरवाही के बिल्कुल विपरीत थी। बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स, ब्लैक बार्ट जैसे कप्तानों ने, जिन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को पकड़ने का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया था, कड़े नियम लागू किए, जिनमें जहाज पर जुआ खेलने पर प्रतिबंध, शराब पीने की सीमा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक निश्चित समय पर पाल बंद करने की बाध्यता शामिल थी। यह आंतरिक संरचना, जो अवसर और बुनियादी न्याय को प्राथमिकता देती थी, व्यापारी और नौसेना कप्तानों के अत्याचार से असंतुष्ट नाविकों के दल को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। स्वर्ण युग में पुरुषों के साथ साथ उल्लेखनीय महिला व्यक्तित्वों का भी उदय हुआ, जिन्होंने अत्यंत स्त्री द्वेषी युग के लैंगिक मानदंडों को चुनौती दी। एनी बोनी और मैरी रीड ने कैलिको जैक रैखम के नेतृत्व में यात्रा की। दोनों महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर दल में शामिल हो गईं। हालांकि अंततः उनका लिंग उजागर हो गया और पुरुषों के साथ समान स्तर पर लड़कर अद्वितीय क्रूरता का प्रदर्शन किया। ऐसा कहा जाता है कि जब रैखम के जहाज पर कब्जा कर लिया गया तो केवल बोनी और रीड ने ही प्रतिरोध किया, जबकि बाकी चालक दल डर कर बैठ गया। यह भी कहा जाता है कि एनी बोनी ने अपने प्रेमी रैखम को उसकी फांसी की पूर्व संध्या पर फटकार लगाई थी। यदि तुम एक आदमी की तरह लड़े होते तो तुम्हें कुत्ते की तरह फांसी नहीं दी जाती। दोनों पर जमैका में मुकदमा चलाया गया, लेकिन गर्भवती गर्भाशय होने का दावा करके वे अस्थायी रूप से फांसी से बच गए। उनकी कहानी हाशिए पर होने और अवसर की समानता का प्रमाण है, जो विरोधाभासी रूप से समुद्री डाकू जीवन प्रदान कर सकता है, भले ही इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। स्वर्ण युग का पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से उसका उत्थान हुआ, जो नौसैनिक शक्तियों, मुख्य रूप से ब्रिटिश रॉयल नेवी की समन्वित और निर्मम प्रतिक्रिया के कारण हुआ। 1718 में बहामास के गवर्नर के रूप में वुड्स रोजर्स की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रोजर्स, जो स्वयं एक पूर्व प्राइवेटियर थे, नासाउ में उन सभी समुद्री लुटेरों को किंग्स पार्डन, एक शाही माफी देने के अधिकार के साथ पहुंचे, जिन्होंने एक समय सीमा से पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। पूर्व नेता बेंजामिन हॉर्निगोल्ड की तरह कई लोगों ने क्षमा स्वीकार कर ली, और समुद्री डाकुओं के हित में इससे भी बुरी बात यह हुई कि वे क्राउन की सेवा में समुद्री डाकुओं के शिकारी बन गए। जिन लोगों ने क्षमा स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जैसे कि चार्ल्स वेन और ब्लैकबियर्ड, उन्हें लगातार सताया गया। ब्लैकबियर्ड पर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनार्ड द्वारा उत्तरी कैरोलिना के ओक्राकोक इनलेट में एक क्रूर हाथापाई में घात लगाकर हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तथा उसका सिर काटकर मेनार्ड के जहाज के धनुष से लटका दिया गया, जो समुद्री डाकुओं के मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। नासाउ के सबसे जिद्दी समुद्री लुटेरों में से एक, चार्ल्स वेन, को जहाज दुर्घटना के बाद पकड़ लिया गया और वर्ष 1721 में पोर्ट रॉयल में फांसी दे दी गई। अंततः ब्लैक बार्ट रॉबर्ट्स, जो पकड़े जाने के मामले में सबसे सफल था, वर्ष 1722 में कैप्टन चैलोनर ओगल के खिलाफ लड़ाई में मारा गया, जिससे अटलांटिक में समुद्री डाकू बेड़े का मनोबल गिर गया। आगामी वर्षों में नौसैनिक बेड़े ने अपनी गश्त और कानून प्रवर्तन को तेज कर दिया। समुद्री डाकुओं के मुकदमे सार्वजनिक तमाशा बन गए
और सामूहिक फांसी की सजाएं स्पष्ट चेतावनी के रूप में सामने आईं। ऐसा अनुमान है कि बहामास में एक ही वर्ष में लगभग 400 समुद्री डाकुओं को फांसी दी गई थी। पोर्ट रॉयल जैसे स्थान कानून और व्यवस्था के गढ़ बन गए। वर्ष 1730 तक कैरेबियाई समुद्री डकैती का महान युग समाप्त हो चुका था, जिन परिस्थितियों ने इसे बढ़ावा दिया था। स्पेन की कमजोरी, यूरोपीय शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध तथा अराजकतापूर्ण समुद्र का विशाल विस्तार, वे सब गायब हो गए थे। कैरिबियन को यूरोपीय नियंत्रण में समेकित किया गया तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएं चीनी, तंबाकू, दास्ता अधिक स्थिर और बेहतर संरक्षित हो गईं। हालांकि इन विद्रोही नाविकों की विरासत कायम है। समुद्री डाकू की आधुनिक छवि, आंख पर पट्टी, पैर पर खूंटी, कंधे पर तोता, काफी हद तक 19वीं सदी के साहित्य का एक रोमांटिक आविष्कार है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन कोष द्वीप, वर्ष 1883 में, और लॉन्ग जॉन सिल्वर के चरित्र ने दफन खजाने की छवि, एक्स से चिह्नित मानचित्र और आचार संहिता को पुख्ता किया। कैप्टन हुक, पीटर पैन, जे पाक, एम.के.टी. बैरी और अनगिनत पल्प कहानियों ने करिश्माई और विदेशी खलनायक की छवि को मजबूत किया। इस सामूहिक कल्पना ने समुद्री डाकू जीवन की कठोर वास्तविकता को धुंधला कर दिया है, लेकिन प्रतिरोध और साहस की भावना को अमर बना दिया है। आज समुद्री डाकुओं का इतिहास पानी के नीचे के पुरातत्व के माध्यम से पुनर्जीवित हो रहा है, जिसमें जहाज के अवशेषों की खोज की गई है। रानी एन का बदला, ब्लैकबियर्ड और हेनरी मॉर्गन के जहाजों के अवशेषों ने इतिहासकारों को उस काल की कलाकृतियों का अध्ययन करने का अवसर दिया है, जिससे जहाज पर जीवन, हथियारों और जटिल व्यापार नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। जलमग्न शहर पोर्ट रॉयल 17वीं शताब्दी के समुद्री डाकू जीवन का एक समय कैप्सूल बना हुआ है। समुद्री डकैती अपने मूल में एक सामाजिक संघर्ष था। कई समुद्री डाकू कुलीन या जमींदार नहीं थे, बल्कि वे मजदूर वर्ग के नाविक थे जो व्यापारिक और नौसैनिक जहाजों की दयनीय स्थिति और दुर्व्यवहार से बचकर भागे थे। समुद्री डाकू जहाजों पर बाहरी हिंसा के बावजूद उन्हें जीवन जीने का एक ऐसा तरीका मिला जो उन्हें अवसर और लोकतंत्र प्रदान करता था, जिसे उस समय के यूरोपीय समाज ने उन्हें देने से मना कर दिया था। उनकी संहिताओं और साम्राज्यों के प्रति उनकी अवज्ञा ने उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दमनकारी शक्ति के प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है, भले ही उनका मार्ग रक्त और हिंसा से भरा हुआ था। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की कहानी अंततः उन पुरुषों और महिलाओं की कहानी है जो साम्राज्यों के संघर्ष में फंस गए थे और उन्होंने अपने स्वयं के नियम लिखने का फैसला किया, जो पूर्ण स्वतंत्रता और निश्चित निष्पादन के बीच तैर रहे थे। उनके छिपे हुए खजानों, साहसी विश्वासघातों और महाकाव्य युद्धों की कहानियां आज भी कैरिबियन की लहरों में गूंजती हैं, जो उस समय की याद दिलाती हैं जब समुद्र धन प्राप्ति का मार्ग और अत्याचार से मुक्ति का मार्ग था, और जहां एक जहाज के साथ एक व्यक्ति दुनिया को चुनौती दे सकता था। कैरेबियाई समुद्री डकैती की भयावहता को समझने के लिए उन तार्किक तत्वों और उपकरणों की जांच करना आवश्यक है, जिन्होंने इस बड़े पैमाने पर संगठित अपराध उद्यम को संभव बनाया। समुद्री लुटेरों को विशेष रूप से स्वर्ण युग में ऐसे जहाजों की आवश्यकता थी जिनमें गति, मालवाहक क्षमता और मारक क्षमता का संयोजन हो। वे अक्सर कब्जा किए गए जहाजों का उपयोग करते थे और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए संशोधित करते थे। समुद्री डकैती के लिए स्लूप सबसे कारगर हथियार थे। छोटे, तेज, उथले ड्राफ्ट वाले, वे बहामास और लेसर एंटिलीज के उथले पानी में चल सकते थे, जहां भारी शाही युद्धपोत प्रवेश नहीं कर सकते थे, और वे बेहद फुर्तीले थे। ब्रिगेंटाइन बड़े आकार के थे, जो गति और माल ले जाने की क्षमता का बेहतर संयोजन प्रदान करते थे, साथ ही अधिक तोपें भी लगा सकते थे। जब समुद्री डाकुओं ने बड़े युद्धपोतों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि रानी एन का बदला, ब्लैकबियर्ड के जहाज, मूलतः एक फ्रांसीसी जहाज, आतंक के अड्डे बन गए, क्योंकि उनकी जबरदस्त मारक क्षमता के कारण व्यापारी जहाज बिना किसी लड़ाई के ही आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाते थे। बोर्डिंग रणनीतियां महत्वपूर्ण थीं। समुद्री डाकू शायद ही कभी किसी व्यापारी जहाज को डुबाना चाहते थे, क्योंकि इससे लूट का माल और जहाज दोनों ही नष्ट हो जाते थे। उनका लक्ष्य था शीघ्र आत्मसमर्पण, जो डराने धमकाने
जॉली रोजर ध्वज का प्रयोग, चिल्लाना, तेज संगीत और कप्तान की डरावनी छवि, और जहाज को स्थिर करने के लिए तोपों की शुरुआती बौछार से तीव्र हमले के माध्यम से प्राप्त किया जाता था, जिसके बाद बंदूकों और कृपाणों से तीव्र हमला किया जाता था। समुद्री डाकुओं के हथियार निकट युद्ध और आश्चर्य पर उनके ध्यान का प्रतिबिंब थे। छोटा, मजबूत और घुमावदार ब्लेड वाला कटलेस सबसे प्रतिष्ठित हथियार था, जो जहाज के डेक के सीमित स्थानों में लड़ाई के लिए आदर्श था। पिस्तौल और मस्कट आवश्यक थे। पिस्तौल अक्सर फ्लिंटलॉक, एकल गोली वाली होती थीं और प्रारंभिक झटके के लिए उपयोग की जाती थीं। समुद्री डाकू आमतौर पर अपनी बेल्ट पर कई बंदूकें रखते थे, जबकि मस्कट का उपयोग जहाज पर चढ़ने से पहले लंबी दूरी की गोली मारने के लिए किया जाता था। फ्रांसीसी समुद्री डाकू विशेष रूप से आतंक फैलाने के लिए अल्प विकसित ग्रेनेड का उपयोग करने के लिए जाने जाते थे, और वे हल्के तोपों का उपयोग करते थे, जो जहाजों को स्थिर करने के लिए आवश्यक थे। हालांकि वे वजन को संरक्षित करने और गति बनाए रखने के लिए छोटे कैलिबर वाली तोपों को पसंद करते थे। एक आम मिथक यह है कि समुद्री डाकू लूटी गई चीजों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे जटिल आपूर्ति नेटवर्क के साथ काम करते हैं, जो पानी, भोजन, बारूद की पूर्ति करने और सबसे बढ़कर लूट की गई चीजों को बेचने के लिए आवश्यक होता है। समुद्री डाकुओं के साथ व्यापार को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के बावजूद अमेरिकी उपनिवेशों में न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड और चार्ल्सटन जैसे भ्रष्ट औपनिवेशिक बंदरगाह हमेशा व्यापार करने के लिए तैयार रहते थे, जो अक्सर समुद्री डाकुओं के साथ व्यापार करते थे तथा लूटी हुई रम, चीनी और कपड़ों को बेहद कम कीमतों पर खरीदते थे। ताजा आपूर्ति, मांस, सब्जियां और पानी लगातार चुनौतियां थीं। वर्जिन द्वीप समूह, फ्लोरिडा कीज और मेडागास्कर के तट जैसे दूरस्थ स्थानों पर गुप्त अड्डे, ड्राई डॉकिंग, जहाज के निचले हिस्से की सफाई और पुनः आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा डॉक्टर या सर्जन की छवि, हालांकि अक्सर अंग विच्छेदन में अनुभव रखने वाला एक साधारण नाई होता था, चालक दल की लड़ने की क्षमता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। समुद्री डाकू संहिता में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट मुआवजे की पेशकश की गई थी कि सर्जन चालक दल में शामिल हों। कैरेबियाई समुद्री डकैती को उस आर्थिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता जिसने इसे बढ़ावा दिया। त्रिकोणीय व्यापार और महत्वपूर्ण रूप से दास व्यापार कैरेबियन चीनी और तंबाकू का इंजन बन गया। ये ऐसी वस्तुएं थीं जिनके लिए बड़े पैमाने पर दास श्रम शक्ति की आवश्यकता थी। दास व्यापार समुद्री डाकुओं की लूट का एक अभिन्न अंग बन गया। वे जहाज जो दासों को ले जाते थे, जिन्हें दासों के नाम से जाना जाता था, गिनीमैन, बहुत ही आकर्षक लक्ष्य थे। पकड़े गए दासों को उन उपनिवेशों में बेच दिया जाता था जो इस पर आंखें मूंद लेते थे, जिससे उन्हें तत्काल और तरल लाभ प्राप्त होता था। वह सीट स्पेनी उपनिवेशों में दासों को बेचने का लाइसेंस एक अत्यंत प्रतिष्ठित एकाधिकार था तथा निरंतर तनाव का स्रोत था। 1713 की यूट्रेक्ट संधि ने सीट इससे ग्रेट ब्रिटेन तक ब्रिटिश यातायात में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप कैरिबियन से होकर जाने वाले जहाजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। विडंबना यह है कि समुद्री डाकू जीवन, हालांकि क्रूर था, अक्सर एक पलायन मार्ग और एक प्रकार की समानता प्रदान करता था जो औपनिवेशिक व्यवस्था में अनुपस्थित थी। समुद्री डाकुओं के दल में उल्लेखनीय विविधता थी, जिनमें सभी यूरोपीय राष्ट्रीयताओं के लोग, साथ ही अनेक स्वतंत्र अफ्रीकी, मुल्तो और भगोड़े दास शामिल थे। समुद्री डाकुओं के जहाज पर सवार होकर एक अश्वेत व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने और वोट देने का अधिकार मिल सकता था तथा लूट में बराबर का हिस्सा भी मिल सकता था, जो बागानों में अकल्पनीय था। ऐसे उल्लेखनीय अश्वेत समुद्री डाकुओं के अभिलेख हैं जिन्होंने कप्तान या कमांड पदों पर कार्य किया, जो यह दर्शाता है कि समुद्र में योग्यता तंत्र, यद्यपि सीमित था, विद्यमान था। इसका एक उदाहरण ब्लैक सीजर है, जो एक अफ्रीकी गुलाम था जो भाग निकला और ब्लैकबियर्ड का लेफ्टिनेंट बन गया। ब्लैकबियर्ड की मृत्यु के बाद उसे पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। इसलिए समुद्री डकैती एक जटिल घटना थी, हिंसा और लालच का एक इंजन, लेकिन कुछ मामलों में औपनिवेशिक कैरिबियन की कठोर वर्ग और नस्लीय संरचना द्वारा हाशिए पर रखे गए लोगों के लिए एक शरणस्थली भी। कैरिबियन के समुद्री डाकुओं का सांस्कृतिक प्रभाव अकल्पनीय है।
जो इतिहास से आगे बढ़कर एक वैश्विक मिथक बन गया है। जबकि स्टीवेंसन ने साहित्यिक समुद्री डाकू की छवि को लोकप्रिय बनाया, हॉलीवुड और अन्य मीडिया ने उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि दिलाई। जैसी फिल्में कैप्टन ब्लड वर्ष 1935 में, एरोल फ्लिन और काली बत्तख वर्ष 1942 में समुद्री साहसिक कथाओं की शैली की स्थापना की, जिसमें समुद्री डाकुओं को विद्रोही और वीर नायक के रूप में आदर्श बनाया गया। थीम पार्क समुंदर के लुटेरे डिज्नीलैंड 1967 में और उसके बाद 2003 में शुरू की गई फिल्म फ्रेंचाइजी ने आधुनिक समुद्री डाकू की प्रतीकात्मकता को मजबूत किया है। जैक स्पैरो का चरित्र एक करिश्माई और अस्पष्ट प्रतिनायक, स्वतंत्रता के प्रति समकालीन आकर्षण और समुद्री डाकू की चालाकी को दर्शाता है। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश समुद्री डाकू अपनी लूट को जितनी जल्दी कमाते थे उतनी ही जल्दी खर्च कर देते थे, फिर भी गड़े हुए खजाने का मिथक कायम है। विशेष रूप से कैप्टन किड की कथा एक विशाल खजाने को दफनाने के विचार से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। ट्रेजर आइलैंड और अन्य स्थानों के साथ इसके जुड़ाव ने सदियों से अनगिनत खजाने की खोज को प्रेरित किया है। यद्यपि ब्लैकबियर्ड द्वारा दफनाए गए किसी बड़े खजाने का कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी उसके जहाज के अवशेषों की खोज ने खोज को जीवित रखा है। अंततः पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराधी और नायक के बीच की रेखा अक्सर विजेता द्वारा खींची जाती है। इन पुरुषों और महिलाओं ने कानून और अस्तित्व की सीमाओं को पार कर लिया तथा लालच, महत्वाकांक्षा और सबसे बढ़कर समुद्र पर स्वतंत्रता की अदम्य प्यास की गाथा छोड़ गए। कैरेबियाई भू राजनीति पर उनका प्रभाव और लोकप्रिय संस्कृति में उनकी अमरता यह सुनिश्चित करती है कि सोने से लदे जहाजों और साहसी विश्वासघात की उनकी कहानियां कैरेबियाई समुद्र की लहरों में गूंजती रहें, जो उस समय की याद दिलाती हैं जब समुद्र धन प्राप्ति का मार्ग और अत्याचार से मुक्ति का मार्ग था, और जहां एक जहाज के साथ एक व्यक्ति दुनिया को चुनौती दे सकता था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।